Good evening, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been following our series, we have covered almost entirely of Paper 2 Commerce UGC NET. And in today's class, we will discuss something more important and more relevant for your preparation, right? तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. वी स्टार्टेड यूनिट 9 which talks about legal aspects of business. पर मैंने इसको जब स्टार्ट कराया था तभी आपको एक डिस्क्लेमर दिया था दैट यू नो दिस यूनिट हैज़ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर. एंड उस स्ट्रैटेजी में मैंने हमेशा स्पेसिफिकली ये बोला था दैट यू नीड टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू डिटरमाइन कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है आपके एग्जामिनेशन में. ओके तो इसीलिए आज की वीडियो इट मेक्स दिस वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड. इससे दो चीज़ें हैं. वाई आई एम सेइंग दिस, वाई? बिकॉज सी योर सिलेबस इज वेरी वास्ट एंड इंक्लूड्स वेरियस टॉपिक्स. दिस आई हैव बीन सेइंग थ्रू आउट द एंटायरिटी ऑफ यूनिट 9 की देखो अगर हम लीगल एस्पेक्ट्स पूरा पढ़ना चाहेंगे सो देर इज नो एंड ऑफ इट. बहुत सारी चीज़ें, देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट केसेस, मल्टीपल थॉरो चीज़ें हैं. अब हर चीज़ आप नहीं पढ़ पाओगे, हर चीज़ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी. तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए आपको कितना पढ़ना है, कितना जस्टिफाइबल है, वो पढ़ना ज़रूरी है, वो जानना ज़रूरी है. इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू गेट टू नो व्हाट इज द एक्सटेंड एंड व्हाट इज द लिमिट फ्रॉम व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन. उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा, उससे कम कर सकते हो, राइट? तो वो एक अंदाज़ा, एक ग्रेट गेस जो कह सकते हैं, दैट विल कम ओनली इफ यू फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज. एंड इन टूडेज क्लास आई हैव ब्रॉट यू 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज इज टू पार्टिसिपेट. ठीक है, पहली बात तो क्या है, एक तो मेक श्योर करना है कि पूरी वीडियो पूरी एंड तक देखो. दूसरा क्या है, यू हैव टू पार्टिसिपेट टिल द एंड. इसमें थ्रू आउट द वीडियो आई गिव यू सम टाइम टू अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑन योर ओन. वंस you know the time is over, I will tell you the correct answer. But because given your nature, the examination nature, that you don't have any negative marking, make sure you try to attempt all the questions, right? अपनी तरफ से एक अटेम्प्ट देना ज़रूरी है. तो ये आज का लेसन है. और मेक श्योर करना पूरी वीडियो देखो, ये नहीं कि थोड़ा बीच में स्किप कर दिया. सी समटाइम्स देयर आर फ्यू क्वेश्चन दैट यू मे एबल टू गेस, राइट, बट इट्स अबाउट जर्नी, राइट? जब तक आप 20 प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, इससे क्या होगा, आपको एक सैम्पल साइज मिल जाएगा, राइट? आप 20 को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करोगे, फिर और प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट यू बिल्ड सम कॉन्फिडेंस, राइट? ऐसा नहीं है कि वन वे पूरा सिलेबस कवर हो गया, एक ही चीज़ मिस आ रही आ गई. दीज आर अ सैम्पल एंड दीज आर सैम्पल साइज ऑफ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें ये भी हैं जो वापस आपके एग्जामिनेशन में रिपीट भी हो सकते हैं. So you have to definitely watch the video throughout. Okay. So let's start with question number 1. Right? What legal right does the buyer acquire upon the passing of property? Property का यहाँ पे मतलब है ownership. मैं पहले ही बता चुका हूँ. Sales of Goods Act का ये पार्ट बनता है. I told you this before. 1930 में आया था. Right? तो आई एक्सप्लेन द डिटेल्स, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है इस पर, सो यू कैन वॉच दैट आउट इफ़ यू डोंट नो अबाउट सेल्स ऑफ गुड एक्ट. अब इसमें होता क्या, इफ़ यू हैव वॉच द वीडियो, तो आप बताओ कि क्या लीगल राइट मिलता है एक बायर को एक्वायर अपॉन द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. 4 ऑप्शन है आपके पास. पहला है राइट टू इंस्पेक्ट द गुड्स, राइट टू सू फॉर डैमेजेस, राइट टू रिफ्यूज पेमेंट, राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, 4 options, you have to pick the right one. And this question came in 2019 examination of yours. I'll say if you have studied a bit, अगर थोड़ा भी concept पता है तो this is fairly easy, but कुछ नहीं पढ़ा है तो difficult to guess, right? तो I think I've given you enough time. I'll tell you the right answer. ठीक है, सबसे पहले क्या, राइट टू इंस्पेक्ट द गुड्स. एक एक करके ऑप्शन को पहले डिसाइफर कर दे. सी राइट टू इंस्पेक्ट द गुड्स तो आपके पास ऑलरेडी है. आप
बाय करने से पहले भी तो इंस्पेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी थोड़ी अपॉन पासिंग ऑफ द ओनरशिप, जब आप उसके मालिक बन जाओगे तभी आप उसको इंस्पेक्ट करोगे, नहीं, उससे पहले इंस्पेक्ट करोगे, उससे वेरीफाई करोगे कि क्या ये वही चीज़ है जो आप मांग रहे थे, उसके हिसाब से उसकी पेमेंट करोगे। राइट टू रिफ्यूज़ पेमेंट, अब आप अगर ओनर भी बन गए तो आपके पास ये राइट तो नहीं आएगा कि आप पेमेंट को रिफ्यूज़ कर दोगे, आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, ठीक है। राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी नहीं आता, आप ओनरशिप हो गई है, ट्रांसफर हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते अनलेस एंटिल देयर आर सम सर्कमस्टांसेस दैट अराइजेस, ठीक है। जनरली ये पॉसिबल नहीं है। राइट टू सू फॉर डैमेजेस, ठीक है, इन केस अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज कोई और कर देता है तो बिकॉज नाउ यू आर द लीगल ओनर एंड राइटफुल ओनर, ओनली यू कैन सू फॉर द डैमेजेस, ठीक है। अब जब आप मालिक बन गए हो और आपके पास आपका सामान आ गया है, आपका सामान कोई गलती से तोड़ देता है या फिर उसको डैमेज कर देता है, तो आपके पास ही हक है कि आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो टू सू फॉर डैमेजेस, और कोई नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज अब यू आर द राइटफुल ओनर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, in which of the following situation does the doctrine of coercion apply under the Indian Contract Act 1872? सी काफी गिव अवे तो यहीं से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा जा रहा क्वेश्चन 1872 से, डॉक्ट्राइन ऑफ कोर्शन कहाँ पे अप्लाई होता है, किस में, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दे रखी है एंड यू हैव टू पिक द राइट आंसर, दिस हैव मल्टीपल राइट ऑप्शन, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दिस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। पहला क्या है, अग्रीमेंट इंड्यूस्ड बाय अ थ्रेट ऑफ सुसाइड। सेकेंड है एग्रीमेंट इंड्यूस्ड बाय फिजिकल हार्म। थर्ड है एग्रीमेंट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अग्रीमेंट इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड, ठीक है। ये दोनों टर्म तो थ्रेट ऑफ सुसाइड, फिजिकल हार्म इज प्रेटी मच एक्सप्लेनेबल, खुद ही सबको समझ में आ जाएगी। इन दोनों टर्म्स को मैं बता देता हूँ क्या है। सी व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, आपने देखा है ना कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसमें वन पर्सन हैज पावर, एक पावर होती है, दूसरा जो होता है पावरलेस सिचुएशन में होता है, मतलब ही इज नॉट इन दैट सिचुएशन ऑफ मेकिंग दोस अथॉरिटेटिव कॉल्स, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल से मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस समझाता हूँ। एक ओल्ड लेडी थी, ओल्ड लेडी, एंड शी वॉज अराउंड 80 years old, 80 years old, नॉट डूइंग वेल, एंड नॉट डूइंग वेल, तो उनका एक केयर टेकर थी, राइट। केयर टेकर जो है उनसे लिंक नहीं थी, रिलेटेड नहीं थी, बट हाँ उनका ध्यान रख रही थी, एंड शी हैड नो वन, मतलब जो ओल्ड लेडी उनका कोई परिवार नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी। अब हुआ क्या इस केस में, थोड़े टाइम बाद बिकॉज शी वॉज नॉट डूइंग वेल, उनके चोट लग जाती है, वो ध्यान नहीं रख पाती अपने, उनको कुछ इशू आ जाते हैं। थोड़े टाइम बाद पता चलता है केयर टेकर के नाम पे सारी की सारी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। केयर टेकर जो ध्यान रख रहा है, जो भी शी इनहेरिटेड, सारी की सारी प्रॉपर्टी इनके नाम आ जाती है। अब बाद में ओल्ड लेडी कंप्लेन्ड दैट यू नो शी हैड एन अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन मी, क्योंकि वो एक पावरफुल पोजीशन में है। सी इफ यू आर दैट ओल्ड सेनाइल, आप बहुत प्रॉब्लम में हो, ट्रबल में हो, तो उस प्रॉब्लम के टाइम पे आपके साथ कोई ऐसे मजाक कर सकता है, ऐसे प्रॉब्लम का फ़ायदा उठा सकता है, मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है, और उस मजबूरी के फ़ायदे के अंडर उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, ठीक है। तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, वेयर समवन हैज़ द पावर ओवर यू टू मेक द राइट टू मेक द बोल्ड डिसीजन। सो उनके पास वो पावर होती है और आप उनको रोक नहीं पाते। जैसे इस केस में ओल्ड लेडी जो है वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकती, वो खुद यू नो गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, तो जो उनकी केयर टेकर है उसकी केयर टेकर ने क्या करा, वहां पे इस मौके का फायदा उठा के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली। प्रॉब्ली कोई थ्रेट भी दे सकता है, कुछ भी करो, बट एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है बिकॉज उनके पास पावर है, राइट। तो उसमें, और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे हमारा एडवोकेट और अ क्लाइंट का एक रिलेशन होता है, एडवोकेट एंड अ क्लाइंट। सी अब क्लाइंट जो है ही डजंट नो मच अबाउट लव, बट एडवोकेट को तो पता है। तो एडवोकेट क्या कर सकता है, आइदर ही कैन हेल्प हिज क्लाइंट और आइदर ही कैन मिंट मोर मनी आउट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। अगर आपको एक मूवी का एग्जांपल याद हो, जॉली एलएलबी करके एक मूवी थी, उसमें द लॉयर वॉज एक फेक केस खुद ही क्रिएट कर देते हैं और जानबूझ के वो ज़्यादा पैसा अपने क्लाइंट से ही निकालना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का रिश्ता
निकलता है। दूसरा क्या है, एग्रीमेंट इंड्यूस बाय फ्रॉड। मैंने फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का केस बताया था, जहां पे कोई जानबूझ के आपके साथ धोखेबाजी करे। ओके राइट, ये समझ में आ गया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कोercion का क्या मतलब है, अगर थोड़ा सा भी याद हो, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन क्लास। पहली बात तो कोercion का मतलब है कोई आपके ऊपर दबाव बना रहा है। कोercion में मतलब आपके ऊपर दबाव बना रहा है, और दबाव कैसे बनाता है, अपने आप को एक थ्रेट बोले, मैं सुसाइड कर लूंगा, अपने आप को मार डालूंगा, ठीक है। क्या करते हैं, लेट सपोज कोई आपके घर पे आके कहता है आप मेरे को ये ये बाइक या कार दे दो, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा, राइट। बच्चे कभी कभार अपने पेरेंट्स से जबरदस्ती करने लग जाते, थ्रेट टू सुसाइड और फिजिकल हार्म, तो ये हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ कोercion होते हैं। तो उसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इन द वीडियो, सो इफ यू वांट टू वॉच एवरीथिंग इज मेंशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कोercion में क्या होता है कि आपके ऊपर जबरदस्ती कोई डिसीजन आपसे बनवाना, ठीक है, वो क्या एक थ्रेट दे के, एक फिजिकल हार्म करके, कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने नेबर और कार का एग्जांपल दिया था, राइट। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे आज के। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो आपको ये बताने कौन कौन से लोग डिस्क्वालिफाइड है, मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट में अंदर नहीं आ सकते, इनके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। 4 ऑप्शन है, यू हैव टू पिक द राइट वन। अ माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अ कॉर्पोरेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते इन पार्टीज के साथ, आपको पिक करने हैं राइट ऑप्शंस। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑन इजियर साइड, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो में, तो आई होप यू कैन गेट दिस वन राइट। राइट, सबसे पहले है माइनर है। हमें पता है कि माइनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर नहीं कर सकते हो। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसको पता ही नहीं रहता है, जो होश में ही नहीं है, जिसको समझ नहीं है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। अब पर्सन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अगर किसी पर्सन को दिवालिया घोषित भी कर दिया जाता है, उसके साथ भी आप क्या है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, डिस्क्वालिफाइड करा गया। अब कॉर्पोरेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तीनों हमारे क्या है, पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो ये तीन है, कौन कौन से, एक माइनर है, एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, ठीक है। साउंड माइंड होते हैं जैसे नॉर्मल लोग, जिनको हर चीज समझ में आ रही है, सुन पा रहे हैं, एंड दे कैन मेक डिसीजंस, जो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। अनसाउंड माइंड के वो लोग होते हैं जो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, जिन्हें समझ नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। अ पर्सन जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, कल को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, वो कर ही नहीं पाएगा, राइट। उसको भी लाइबिलिटीज भी पे करनी होंगी बहुत सारी, तो उसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिस्क्वालीफाई करते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्स फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज फॉर देयर वैलिडिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फ्री कंसेंट की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आपकी खुद की इच्छा से आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, ठीक है। 2 पार्टीज है, ए एंड बी। ए इसको जबरदस्ती नहीं कर रहा है इसके साथ, मतलब ना इसके साथ ना ही इसकी फैमिली या रिलेटिव के साथ, ठीक है। फैमिली एंड रिलेटिव के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, उसको फ्री कंसेंट, दोनों की मंजूरी है और तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उसको हम फ्री कंसेंट बोलते हैं। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे वैलिड है ये बताना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेफ, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या होता है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सी इंडेमिनिटी क्या है, अब आपने देखा होगा रेंटल कार सर्विसेज होती है, रेंटल कार सर्विसेज में वो आपको कार दे देते हैं, एंड कार किसकी होती है, ओनर ये होते हैं, राइट। कार बट आप ड्राइव कर रहे होते, ठीक है। तो ड्राइवर ने जिसने रेंट कर रखी है वो ड्राइव कर रहा है, और ओनर इनके पास होता है, ओनरशिप होती है। तो ये आपसे क्या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, इन केस अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है, सो देन यू विल बी लायबल फॉर दैट। मतलब अगर गाड़ी को आपने जैसे रेंटल पे लिया, लेट्स सपोज आप 1 डे ट्रिप पे चले गए, आपने यू गॉट दैट कार। अब कार मिल गई है, कार के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो अब रेंटल कार वालों को तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर कुछ भी कार को होता है, मतलब ओनर ये है, ठीक है, ओनर ये है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग दैट एंटायरिटी ऑफ ट्रिप, दे हैव टू
पे टू देम, ठीक है। जो रेंटल कार सर्विस है ओनर है उनको, ये लोग जो कार हायर कर रहे हैं रेंट पे उनको पे करना पड़ेगा अगर कुछ डैमेज होता है तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं कि कोई और पर्सन किसी और के बिहाफ पे एक्ट करता है इन केस अगर कोई ट्रबलसम सिचुएशन आ जाती है तो इसमें इंडेमनीफायर होता है। तो यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि रेंटल कार सर्विस में ओनर कोई और है, चला कोई और रहा है, अगर कुछ हो जाता है सो देन ही विल पे टू द ओनर, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। सी बेलमेंट में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक होता है बेलर, एक होता है बेली, ठीक है। अब इसमें ना एक्चुअली में गुड्स जो है ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अदर, गुड्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन पार्टी टू अदर, ठीक है। बट फॉर परमानेंटली नहीं, फॉर टेम्पररी यूज, फॉर टेम्पररी यूज, ठीक है। और इसको वापस गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे, गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे। सी अब क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि लेट सपोज आपके पड़ोस में किसी घर में वेडिंग है, शादी है, राइट। सो दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ सम फर्नीचर, कोई फर्नीचर का शॉर्टेज आ गया है और आपके नेबर आपके पास अप्रोच करते हैं, देन आस्क यू दैट यू नो whether do you have a spare furniture for a while, we need it for wedding only and we will return once the wedding is over, ठीक है। तो वेडिंग के लिए आपसे उस फर्नीचर का यूज करने के लिए पूछेंगे, आप दे दोगे। अब इसमें आप कंडीशन लगा सकते हो, हाँ भाई जब आप वापस करोगे तो उसमें साफ सुथरा कर देना, पर दिन का इतना रेंट ले लूंगा। तो दीज आर कंडीशन जो उसको माननी पड़ेंगी और उसको देना भी पड़ेगा। अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे ये साफ करके देना, ये टेबल लेके जा रहे हो तो मेक श्योर दैट इट गेट्स पॉलिश वंस इट्स यूज्ड एंड यू हैव टू पे मी सम रेंटल अमाउंट एज वेल। तो ये होता है बिलर एंड बेली का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक्चुअली गुड्स जो है पोजेशन, इसमें गुड्स की पोजेशन जो है वो ट्रांसफर होती है रादर देन ओनरशिप, ठीक है। पोजेशन जो है वो ट्रांसफर होती है, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस याद कर लेना। पोजेशन में मतलब लेट सपोज मेरे पास मेरा फोन है, आई एम द ओनर ऑफ माई फोन, आई हैंड इट ओवर टू समवन एल्स, लेट सपोज यू नो स्ट्रेंजर टू क्लिक माई फोटो। तो अब जो स्ट्रेंजर जो है उसके पास मेरा फोन होगा तो वो उसकी पोजेशन में होगा, राइट। उसका वो मालिक नहीं बन जाएगा, मालिक मैं ही हूँ उसका ओनर, ठीक है। बेलर बेली में भी यही होता है कंसेप्ट में, बस आप गुड्स ट्रांसफर कर देते हो, पोजेशन बेली के पास चले जाता है, यूज करता है, उस यूज के लिए यू कैन चार्ज हिम और उससे आप पैसे बना सकते हो और उसको कुछ कंडीशन दे सकते हो कि मुझे ऐसे रिटर्न करना, ठीक है। गुड्स परमानेंटली ट्रांसफर नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में आपने देखा होगा एजेंट बना लेते हैं कुछ लोग किसी को, ठीक है। अब बहुत लोग जो यू नो रिच बिजनेसमैन होते हैं, दे डोंट हैव टाइम टू डू मिनियल थिंग्स, बहुत छोटे मोटे काम के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। सो व्हाट दे डू इज बेसिकली अपॉइंट एन एजेंट ऑन देयर बिहाफ, जो उनके बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है। अगर लेट सपोज उसने एजेंट को कुछ पावर दे रखी है दैट यू हैव टू साइन इन ऑन माय बिहाफ, मेरी अथॉरिटी पे कुछ छोटे मोटे कागज पे मेरे काम साइन कर देना, लोगों से मिलना है, देख लेना, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हो देन कम टू मी एंड टू हैंडल शॉर्ट और यू नो द यूजुअल स्टफ यू कैन डू इट ऑन योर ओन। तो एजेंसी में आप एजेंट को अपॉइंट करते हो, एजेंट आपके बिहाफ पे काम करता है और उसके लिए कुछ रेम्यूनरेशन चार्ज करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारा सेल ऑफ गुड होता है, ठीक है। तो सबके सब में आपको फ्री कंसेंट की जरूरत होती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। आंसर से ज़्यादा मुझे आपको एक्सप्लेनेशन समझाने में इंटरेस्टेड था कि क्या क्या इन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नोइंग द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी था अपनी वीडियो में कि क्या ज़रूरत क्या है हमें जानने की कि टाइम किस टाइम पे प्रॉपर्टी या ओनरशिप पास हुई है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, पिक द राइट वन। राइट, पहला ऑप्शन क्या है, डिटरमाइन करना टैक्स की इम्प्लीकेशन। सेकंड है फैसिलिटेट इंश्योरेंस कवरेज अरेंजमेंट। थर्ड है एलोकेट रिस्क बिटवीन बायर एंड सेलर। ओके, थोड़ा भी अगर आप
Even if you just think about it, you can get to the right answer. बस सोच के देखना कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, एंड देन यू विल रीच द राइट आंसर. आई डोंट थिंक सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज अ ट्रिकी बट नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके, एंड दोज हु हैव स्टडीड फ्रॉम माय वीडियो, उनको तो यू नो दे मस्ट हैव मार्क्ड इट टिल नाउ, और बढ़ चुके होंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट. तो मैं बता देता हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट्स वर्दी टू स्पेंड मच टाइम हेयर. देखो पहली बात क्या है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सही होने के मुझे आसार दिख रहे हैं. इफ आई डोंट नो कि सारे ऑप्शन सही है कि नहीं. देखो टैक्स इम्प्लीकेशन के लिए तो जानना जरूरी है कि कब हुई, पास हुई प्रॉपर्टी, इस फाइनेंशियल ईयर में हुई, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुई, तो टैक्स इम्प्लीकेशन के लिए जरूरी है. सेकंड क्या है, रिस्क. रिस्क किसके ऊपर आएगा, ये है. तो दो अगर सही है तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा, बिकॉज कोई मल्टीपल ऑप्शन का आंसर है नहीं, और तो कोई है नहीं कि जिसमें ए और सी पूछा है, राइट. तो इसका मतलब फैसिलिटेड इंश्योरेंस कवरेज अरेंजमेंट भी इसका पार्ट बनाता है. तो ये सिग्निफिकेंस है ऑफ नोइंग द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. व्हाट हैपन्स if the goods are destroyed after the passing of property but before the buyer receives it. ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पे गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आफ्टर द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी बट बिफोर द बायर रिसीव देम. ठीक है, दीज आर लाइक, अगर अगर आपने इन योर ग्रेड अच्छे से पढ़ा होता बी लॉ, तो ये सब हमने मतलब कॉलेज में काफ़ी कवर कर रखा है इन डेप्थ. बुक्स में भी है, एग्जाम्पल है, बहुत सारे केसेस हैं इसी से रिलेटेड. बिकॉज होता क्या था, आफ्टर अ वाइल दे वोंट आस्क यू कि व्हाट आर द वैलिड एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया, दो क्वेश्चन हो गए, ऐसे बहुत बार पूछ लिया. बट आफ्टर अ वाइल दे वांट टू टेस्ट यू. तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे जिसमें थोड़ा ट्रिकी होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, देन यू हैव टू पिक द स्टेटमेंट बेस्ड को अच्छे से आंसर करना पड़ता है. तो वो बहुत स्मार्टली थोड़ा अडाप्ट करते गए, चेंज करते रहे, और उसी के साथ बच्चों ने भी अडाप्ट करा. तो क्वेश्चंस को पढ़ना ज़रूरी है, राइट. तो इसमें देखो इसका आंसर है कि बायर ही रिस्क बेयर करेगा. हमने देखा है प्रॉपर्टी के बाद जो ओनरशिप है, ओनरशिप जब ट्रांसफ़र हो गई है, इट्स नाउ बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हमें कोई मतलब नहीं है. सेलर का काम था ओनरशिप ट्रांसफर करना, एंड वंस इट्स डन इट्स बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली, यू गेट इट डन. ठीक है, अब इसमें देर आर फ्यू कंडीशंस जो एग्जेम्पशंस में एक्सेप्शंस में आ जाती है. लेट सपोज बायर ने क्या बोला था कि आप मेरे घर पे जब डिलीवर करोगे तब मैं मानूंगा कि आपने मुझे जो है ना प्रॉपर्टी पास ऑन हुई है. तब वहाँ पे वो डिफरेंट है. यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑलरेडी पास ऑन हो चुकी है, उसके बाद बायर को रिसीव करने से पहले गुड्स में आग लग गई. दूसरा क्या, कभी कभार इंश्योरेंस कंपनी जो है, आपने इंश्योर्ड करा रखे थे गुड्स, तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब इंश्योरेंस कंपनी से यू कैन गेट द क्लेम. ठीक है, दोज आर एक्सेप्शन, बट इन यूजुअल केस बायर बेयर्स द रिस्क. ठीक है, now let's move on to question number 7. In which of the following situation does the doctrine of frustration apply under the Indian Contract Act 1872? चार ऑप्शन है. पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आपसे पूछा है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कब अप्लाई होता है, ये भी मैंने पढ़ाया था अपनी वीडियो में. सो मल्टीपल राइट ऑप्शन है इसके, यू हैव टू पिक द राइट वन. थोड़ा सोच के देखो कि क्या एग्जैक्टली होगा, किन सिचुएशन में यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. सिंपल सिंपल वही पूछ रहा है आपसे कि किन सिचुएशन में यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, और इन चार ऑप्शन में से यू पिक द राइट वन. प्रॉब्ली बिकॉज एक से ज्यादा है इसमें, राइट. दो ऑप्शन तो कम से कम मिनिमम ठीक ही है.
ओके, तो मैंने बताया था आपको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के टाइम आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ कोविड-19, राइट। अगर हम पहले बात करें, कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आए। अगर आप एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट रोकने पड़ते क्योंकि बिजनेसेस बंद हो रहे थे, और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कैसे हो पाता, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पड़े, ओवर करना पड़ा। वाई? बिकॉज कोविड आ गया। तो क्या हुआ, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, तो बिल्कुल सही है। एक और ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अगर सब्जेक्ट मैटर जो है जिसके, लेट सपोज आपको गुड्स जो थे वही है, गुड्स बाय करने थे, आप गए गोडाउन गए, राइट। तो गोडाउन में वहाँ पे आग लग गई और वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, सारे के सारे गुड्स जो है वो जल गए। गुड्स जल गए तो सब्जेक्ट मैटर जल गया, ना ही प्रॉपर्टी पास हुई। चाहे वो हम यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे कि बायर का रिस्क है, सेलर का रिस्क है। हम जस्ट टेलिंग यू, तो ये एक डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। ये आप एक एक्ट करना चाहते थे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो डिले हो जाएगा। डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी इज नॉट समथिंग दैट यू कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट, इट्स नेचुरल, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का पार्ट नहीं बनाता है। तो इसका ऑप्शन ओनली 1 and 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर कंसिडर्ड voidable at the option of aggrieved party under the Indian Contract Act 1872? voidable की डेफिनेशन भी पढ़ाई थी मैंने। सी void कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो void अब इनिशियो, ठीक है, एक टर्म है void फ्रॉम स्टार्ट, void फ्रॉम द बिगनिंग। तो void जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो दे आर void, ठीक है, खराब, मतलब है वो वैलिड ही नहीं, ठीक है। voidable क्या है, these can get void, these are not void, that they can be considered void only if aggrieved party complains about it। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि लेट सपोज दो लोग हैं, ठीक है। एक पर्सन है ए, ही बॉट अ न्यू कार रिसेंटली, और बी है, एक गुंडा है, वो बी के घर आता है, बी की कार जो महंगी कार है वो बंदूक की नोक पे उठा के ले लेता है, एंड ए जो है अपनी जान बचाना चाहता है और वो गाड़ी की चाबी बी को देता है और बी गाड़ी लेके चले जाता है, ठीक है। अब बी ने शायद इसके बदले कुछ पैसे दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिए 50 लाख की गाड़ी के लिए, और बोला होगा लाइक एंजॉय कर, कंप्लेन मत करियो। अब इन्हें कंप्लेन नहीं करी है तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं कहलाया जाएगा अनलेस एंड अनटिल एक कंप्लेन नहीं कर देता। अगर एक कंप्लेन कर देगा तो हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या कोर्जन है, आप पे जोर जबरदस्ती दबाव करके बनाया गया, तब जाके आपने वो सामान आगे वाले को दिया है, वरना आप नहीं देते इन यूजुअल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, राइट। अब इसमें बताना है कि क्या क्या आपके वॉइडेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहला है हमारा अग्रीमेंट मेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सही, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अग्रीमेंट मेड अंडर फ्रॉड, आपसे ज़बरदस्ती करी है। अग्रीमेंट बाय मिस्टेक, मैंने आपको मिस्टेक और फ्रॉड का डिफरेंस बताया था, अगर आपको याद होगा तो देन यू विल अग्री विथ मी। मिस्टेक क्या होता है कि आपने जानबूझ के किसी के साथ धोखा नहीं करा, तो दीज आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सामने वाला जो है उसको लगता है कि ना उसके साथ स्टिल धोखा हुआ है, बट जो सेलर था उसने जानबूझ के नहीं करा, गलती से हुआ है, जानबूझ के उसने आपके साथ जबरदस्त, वो होता ना कि खुद से वो चाहता था कि फ्रॉड करना, इस केस में वो नहीं था, उससे गलती हो गई और मिस्टेक होगी, तो दीज आर वॉइडेबल, ठीक है। एक जो कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट विद अ माइनर, दिस इज वॉइड, ठीक है। वॉइड अब इन इशू, बिकॉज आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 1, 2, 3 एंड इसका राइट आंसर होगा। सी 1 and 4 तो वैसे ही गलत, तो ऑल अब हो ही नहीं सकता। अगर आपने पढ़ा है कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो नहीं सकता, तो इसमें और इसमें था, तो मिस्टेक और फ्रॉड दोनों ही होते हैं, अनडू इन्फ्लुएंस वो होता ही होता है, तो 1, 2, 3 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर एन एग्रीमेंट टू बी वैलिड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? एक एग्रीमेंट कैसे एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा जिससे वो क्या बने, एक कॉन्ट्रैक्ट,
वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहा है, वैलिड एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, तब जाके एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंपल आंसर होगा इसका। थोड़ा सा भी अगर आपने वीडियो देखी तो यू कैन आंसर दिस वन, जो मेरी प्रायर वीडियोस है, ठीक है। जो पहली बार आए चैनल पे उनके लिए बता रहा हूँ कि टैलेंट ब्लेजर का यूट्यूब चैनल है, आपको तो पता चल गया है नाउ वंस, बिकॉज यू इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर हेयर ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो मेरी वीडियोस होंगी प्रायर ऑन दिस वीडियो ऑन दिस यूनिट ऑलरेडी, गो एंड वॉच देम। बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, लर्न करने को, और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन उन वीडियो से ही देखे हैं और वही पूछे गए। मेरा जो कंटेंट था उन्हीं क्वेश्चन बेस पे था, तो आपको काफ़ी सारी लर्निंग होगी, यू लर्न मोर एंड यू विल बी एबल टू आंसर देम ईजिली, बिकॉज वहाँ पे मैंने बेसिक कंसेप्ट से समझाया कि एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है, ओके। अगर मैं बात करूँ, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, आप इलीगल ऑब्जेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। सर्टेनिटी, बिकॉज अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अभी हमने बात करी थी। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हाँ जी, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एक एग्रीमेंट बनाऊंगा कि हम मार्स पे जाके फार्मिंग शुरू कर देंगे, अभी तक पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमन कोई गया ही नहीं है। इंटेंशन होने चाहिए आपके, क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बिकॉज हमें इन्फोर्सिएबल करना है बाय लॉ, ठीक है। तो all of the above will be the right answer for this particular question, right? Let's move on to question number 10th. Which of the following type of companies are required to constitute a corporate social responsibility committee? अब इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ये पूछा जा रहा है जब से CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, यू नो, वंस इट वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो उसके बाद से तो पता नहीं CSR पे तो क्वेश्चन आते ही आते जा रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि किस टाइप ऑफ कंपनीज को एक CSR कमेटी बनानी होती है। 4 ऑप्शन में से यू हैव टू पिक द राइट वन, ओके। अगर आपको पता होगा आप पिक कर लोगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं पिक कर पाओगे, बिकॉज इसमें गेस वर्क काम नहीं करेगा। आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि मुझे पता होनी चाहिए कि किस कंपनी के लिए कंपलसरी है कि आपको बनाना ही है, बनाना अपना CSR कमेटी, ठीक है। पहला है कंपनीज विद नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, कंपनीज विद टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, कंपनी विद नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर, एंड कंपनीज विद द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब इससे पहले मैं इसका सही आंसर बताऊं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई दिस केम, ठीक है। ये जो कॉर्पोरेट है, जो कंपनीज है, जो काम कर रही हैं, दे आर टेकिंग रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज ले रही हैं फ्रॉम सोसाइटी, तो इनका राइट, सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं ये कह रहा था, एक सेकेंड, राइट। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज बेसिकली कि इनका एक पार्ट बनता है कि इनको भी कॉर्पोरेट बिकॉज दे आर टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी, सो दे हैव टू गिव इट बैक टू सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी को वापस देना, आप सोसाइटी से यूज करें रिसोर्सेज को, तभी ये CSR कमेटी बनाएंगे। और कंपनीज एक्ट में आपने देखा होगा 2013 में CSR के बारे में मेंशन, राइट। अब किसका आंसर क्या सही है, ऑप्शन नंबर 1 500 करोड़ से ज़्यादा अगर नेटवर्थ है, या फिर रेवेन्यू आपका 1000, टर्नओवर आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। कंपनीज विद मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वैसी वेग है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दैट ब्रिंग्स मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, एंड वन मोर मेजर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नो, पेपर 2 तो चलो होता है, हम पढ़ रहे हैं, वी आर कवरिंग पेपर 2, बट व्हाट अबाउट पेपर 1, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि सर पेपर 1 कैसे करें। तो पेपर 1 करने के लिए वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर प्रोवाइडिंग यू ई बुक, राइट, जिसपे हमें सारी की सारी 10 यूनिट्स कवर हो रही हैं पेपर 1 की, एंड यू नो दीज ई बुक्स आर वेल डिटेल्ड, वेल रिटर्न एंड बीन थॉरली रिसर्च्ड, जिससे आपके एग्जामिनेशन लेवल, एग्जामिनेशन पैटर्न और बिल्कुल जो भी रिवाइज पैटर्न है उस पर बनी हुई है, एंड we are giving you for free and you can claim it for free, and how you can claim it is basically WhatsApp on this number 9873907600, इस पे WhatsApp करना and you can claim your ebooks all 10 units for free
As I said, these are thoroughly and well researched. You can go through it, and there is basically no charge. So what's the harm in trying, right? And thank you all for joining the video and watching till the end. And if you are not aware about it, we have a app on Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below. And thank you all for rating us so highly, 4.8, and that's an exceptional rating, and that is all because of all the love that you have been providing, right? So major announcement about that is that अभी कमेंट सेक्शन में, बिकॉज द वीडियो इज ओवर, मेक श्योर यू मेंशन योर स्कोर, कि कितना स्कोर आया आउट ऑफ 20. आई विल टेल यू हाउ अकॉर्डिंगली आई जस्टिफाई कि कितना स्कोर होना चाहिए. सी इफ यू आर स्कोरिंग एनी वेयर बिटवीन 16 to 20, देन यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल. ठीक है, आपको अब मॉक टेस्ट देना है. 14 to 16 रिवाइज योर रिविजन, यू नीड रिविजन. बिलो 14 स्टडी अगेन, यू नीड टू कवर मेजर टॉपिक्स. अभी आपको पढ़ाई करने की जरूरत है. 16 to 20 वाले जिनको मॉक टेस्ट देना है, डोंट गो टू फार. टैलेंट ब्लेजर पे ही मॉक टेस्ट अवेलेबल है फॉर फ्री. डाउनलोड द ऐप एंड शेयर द app with your friends as well, right? So like the video if you are here and you like the content that we are making. Subscribe to the channel if you are here for the first time, and hit the bell icon so you get notified for the same. And share this video with your friend, aspirants, whosoever is preparing for UGC NET, so that they also get to know about us. Okay, so thank you all for joining. Make sure you hit the bell icon and subscribe to the channel so you get notified when I come up with the next video.